हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सेशन। आपका इस क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास उन बच्चों के लिए होने जा रही है जो बिटसेट का एग्ज़ाम देते हैं। बच्चे अलग अलग प्रकार के एग्ज़ाम देते हैं इंजीनियरिंग के लिए, और ये बिटसेट के उन बच्चों के लिए जो बिटसेट की तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें किस सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है जिसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वह है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चों की हवाइयाँ उड़ जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो ग्रामर सेक्शन है उसके अंदर पूछा जाता है। ग्रामर के अलावा वोकैबुलरी भी पूछी जाती है, जिसमें अलग अलग प्रकार की एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स भी पूछे जाते हैं। आज की हमारी क्लास ग्रामर का वह सबसे रूट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम टेंस है। टेंस नाम से ही बच्चों को लगता है कि यार बहुत सिंपल है, शुरू से पढ़े हैं, मेरे को सब आता है, मैं सब कुछ सेंटेंस में कर सकता हूं। लेकिन बिटसेट के एग्जाम के इस फॉल्ट पर जिस टाइप का सेंटेंस पूछा जाता है उसको समझना बड़ा टफ हो जाता है। टेंस कभी कभी हमें याद होते हैं और याद होने के बाद भी हम करेक्ट फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, एरर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो इसका सिंपल सा फंडा लेकर आज मैं आया हूं इस क्लास के अंदर, और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो चेंज करेगी आपका पूरा सिनेरियो कि क्या आप कर सकते हैं बिटसेट के एग्जाम में लैंग्वेज के पेपर के अंदर। उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्कोर करना। उद्देश्य यह है कि मैं किस टाइप से स्कोर करूंगा इंग्लिश में। एक बात मन में आनी चाहिए कि हमारा आंसर राइट होना चाहिए। टेंस हमें कितने याद है, कितने याद नहीं है, कौन से टेंस में कौन सी वर्ब आएगी, आज हम उसको भी सीखेंगे। और साथ में सबसे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप सीखेंगे, वो इंडिकेशन भी सीखेंगे जिससे हमें टेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकें। और जब तक हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना नहीं आता है, यू कैन नॉट फाइंड आउट द एरर फ्रॉम द सेंटेंस, यू कैन नॉट यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू कैन नॉट सेलेक्ट द राइट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट इज गिवन in your exam. So first of all, you will have to understand all the rules and regulations of the tenses, and along with all the adverbs, and those are the conditions which give the indications about the tense. This is the first priority. If you want to select the appropriate and authentic answer of your English grammar, so you will have to understand completely. This is very important topic, tenses. Tense plus time. ये एक कंपटीशन है दो इस टॉपिक के बीच। एक तरफ टेंस है, एक तरफ टाइम है। हमें बस टाइम की पोजीशन समझनी होगी, क्योंकि टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट है और टेंस एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। जो दोनों कंसेप्ट यहाँ आज हम कंप्लीट करेंगे। हमारा उद्देश्य नंबर लेना है, सेलेक्ट होकर आगे बढ़ना है, सिलेक्शन लेना ही हमारा उद्देश्य है। और आपके बिटसेट की एग्जाम में इंग्लिश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सिर्फ हंगामा मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, और आज उस सूरत को बदलने के लिए हम आए हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट मेकिंग एनी डिले आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर, जो है टेंस का टॉपिक हमारा। ये टेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टेंस में हम क्या सीखेंगे बच्चों। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के टेंस होते हैं? तीन प्रकार के टेंस होते हैं। आप सबको पता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीन प्रकार के टेंस होते हैं। और एवरी टेंस हैज फोर पार्ट: इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। सारे टेंस को हम पढ़ेंगे एक एक करके, और फिर लास्ट में क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन बिटसेट में पूछे जाते हैं। बिटसेट में, जी हाँ, बिटसेट में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि मैंने कहा कि एवरी टेंस हैज फोर पार्ट्स: इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू अंडरस्टैंड कंप्लीट द ऑल प्रेजेंट टेंस,
तो पास्ट और फ्यूचर में कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट को समझना ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कहते भी हैं कि ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट, डोंट थिंक अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर, बिकॉज पास्ट एंड फ्यूचर आर नॉट इन योर हैंड। तो व्हाट इज इन योर हैंड? इन योर हैंड प्रेजेंट है। ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। और इसीलिए मैं कहूंगा कि प्रेजेंट टेंस को पूरा पूरा आपको समझना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जो मेन फंडा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, फर्स्ट फॉर्म इसमें आती है मेरे प्यारे बच्चों। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके अंदर यूज होती है। और आप सबको पता होना चाहिए कि इस ग्रामर में सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वह सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको समझना होगा। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट कैसा है कि वर्ब ऑलवेज अप्लाइड इन द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, जैसा करता वैसी क्रिया। ये एक रामबाण रूल है इंग्लिश ग्रामर का। सब्जेक्ट का नंबर कैसा है? इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब विल बी इन सिंगुलर। हम यही सीखेंगे। और जब किसी वर्ब के साथ हम एस या यस का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। आपको याद रखें, देखो बिटसेट के लेवल पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना होगा। जितने भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो सारे की सारी प्लूरल होती है, लेकिन किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस का यूज करते हैं तो ये वर्ब सिंगुलर हो जाती है। ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमें पढ़ाया जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज होता है। इसका मायने क्या है? एस या ईएस को यूज करने का मतलब है कि आपने उस वर्ब को सिंगुलर कर दिया है। अगर एस या ईएस हम यूज नहीं करेंगे तो वो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जो बेस फॉर्म होती है, वो प्लूरल ही रहती है। तो दुनिया की जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में है तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। जब तक हम उसके साथ एस या ईएस यूज नहीं करेंगे वो वर्ब सिंगुलर में कन्वर्ट नहीं होगी। है बड़ा मजेदार रूल है और यही से एरर बनता है एग्जाम में। कैसे बनेगा वो हम बताएंगे आपको। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यस लगता है जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम हो, यानी सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट अगर आपका है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। आई के साथ इसका यूज नहीं होगा। मेरे बिटसेट के प्यारे बच्चों याद रखना, आई भी सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है, लेकिन हम आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ही के साथ सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। यही इसका आंसर है। समझ में आई चीज? अब देखिए एस या यस को ऐड करने के बाद सबसे जो रामबाण होती है कि एस या ईएस जब किसी वर्ब के साथ यूज हो जाते हैं तो फिर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, उसके पीछे फिर एस या ईएस नहीं लगता। यह भी ध्यान रखना, यानी कि वर्ब में जब एस एस यूज होता है, अब आपको यह भी समझना होगा कि कहां हमें एस लगाना है, कहां ईएस लगाना है। बिटसेट के फॉल्ट पर यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना होगा। देखिए किसी जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस एच आता हो, सी एच आता हो, डबल एस हो, ओ हो, एक्स हो और जेड हो, तो ऐसी वर्ब के पीछे हम ईएस लगाते हैं, बाकी सब के पीछे एस लगाते हैं। किसी वर्ब का एंड अगर मान लीजिए वाई से होता है, वाई से पहले कोई वॉवेल हो तो हम वाई के बाद एस लगाते हैं, लेकिन अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो फिर इसको हम y को i में कन्वर्ट करके es ऐड करते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहां s लगेगा, कहां es लगेगा। यह भी आपके बिटसेट के फॉल्ट पर एरर रेक्टिफिकेशन में दिया जाता है। सुनने में तो छोटी सी मिस्टेक है लेकिन ये बड़ी हो जाती है, नासूर बन जाती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में। जब आप पेपर इस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा कि यहाँ एस आ गया या ईएस आएगा। किस टाइप के सेंटेंस में? सेंटेंस जब नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? डू डज का यूज करते हैं। सिंपल सा पॉइंट है, ये सब कुछ आपने पढ़ा है लेकिन अब दिमाग पे सजो कर रखना है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन फाइट करना है तो मेरे प्यारे बच्चों की बात याद रखना, बिटसेट को फाइट करना है तो योर माइंड शुड बी इन टू फोल्डेड।
दिमाग को टू फोल्डेड में रखो। टू फोल्डेड कमाएना, क्वेश्चन को समझो, तुरंत आंसर फेंको, आंसर लगाओ तुरंत। इसको बोलते हैं टू फोल्डेड माइंड। जिसका दिमाग टू फोल्डेड होता है वही दुनिया का हर कंपटीशन फाइट कर लेता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो डू डज का यूज सेंटेंस में होता है जब सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं। बड़ी चीज यह है कि डू डज का यूज होने के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ एस या ईएस का यूज नहीं होता है। यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर यहीं पर हम मात खा जाते हैं, यहीं हम फंस जाते हैं बुरी तरह से। डू डज का यूज हो गया तो आगे जो वर्ब आने वाली है उसमें कभी भी एस यस नहीं लगता है। यह एरर हमेशा एग्जाम में आता है। यही आपको समझना होगा। जब समझ जाएंगे तो सब कुछ चीज हो जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही होता है और बी का एक फॉर्मेशन होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बी का फॉर्मेशन इज एम आर होता है। मेन वर्ब के रूप में इज एम आर होता है हूं है के सेंस में ये बी का फॉर्मेशन है। और ये तीनों वर्ब हमेशा मेन वर्ब के रूप में आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यही वर्ब हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। ठीक है, लेट्स गो। अब आगे बढ़ते हैं। इसके स्ट्रक्चर समझो। ये स्ट्रक्चर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस लग गया। सब्जेक्ट सिंगुलर है, ध्यान रखना। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे मान लीजिए ही गोज टू मार्केट, ये सिंपल सा सेंटेंस में लिखा है। ही के साथ गोज हो गया। अगर मैं यहां पर वी लिख दूं तो वी गो ही रहेगा। वी के साथ हम एस एस नहीं लगाएंगे। हमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन आपने नहीं बिठाया तो बच्चों आपका आंसर गलत हो जाएगा। यही होता है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में आपको एरर दी जाएगी या फिर चार ऑप्शन देकर आपको करेक्ट वर्ब फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, या फिर वर्ब ब्रैकेट में दी जाएगी, या फिर पूरा सेंटेंस इनकरेक्ट दिया जाएगा और ऑब्लिक मार्क के चार ऑप्शन में डिवाइड होगा और उसमें से आपको कहा जाएगा सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच देयर इज एरर। जहां पर गलती है वो सेलेक्ट कीजिए। तो यू हैव टू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको सेंटेंस पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है तो डू होगा, सिंगुलर है तो डज होगा। और डू डज का यूज होने के बाद ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां आ रही है इसमें कभी भी एस यस नहीं लगता है। अगर लगा हुआ है तो सेंटेंस गलत है। ठीक है, ये चार स्ट्रक्चर है जिसके दम पर आपको चलना होगा। इसके बाद हम सेंटेंस को यूज करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो कंडीशंस होती है, इन व्हाट कंडीशंस प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी अप्लाइड इन द सेंटेंस एज अ करेक्ट फॉर्म। हाउ विल यू फाइंड आउट द एरर फ्रॉम द सेंटेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज द एडवर्ब्स एंड कंडीशंस which give the indication about the tense। जो टेंस का इंडिकेशन देती है उसी को ही आपको समझना होगा। ठीक है भाई, पहली कंडीशन क्या है? इन व्हाट कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी अप्लाइड एज अ करेक्ट फॉर्म द वर्ब? इफ द सेंटेंस एक्सप्रेसेस। जो सेंटेंस एग्जाम में आया है, सेंटेंस जो एग्जाम में आया है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? अगर उस सेंटेंस में कोई बात कही गई है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, हैबिचुअल फैक्ट है, या कोई कहावत है, एनी प्रोवर्ब है, या फिर डेली रूटीन ऑफ वर्क है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं विल बी रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, फॉर एग्जांपल द सन। अब यहां द सन, अब यहां चार ऑप्शन है। एक तरीका यह भी एग्जाम में आने का है कि द सन इन द ईस्ट, सूरज कहां उदय होता है? पूरब में। ये कैसा फैक्ट है? ये साइंटिफिक फैक्ट है, या इसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहेंगे। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है, करेक्ट फॉर्म फिलअप करने के पहले, जब टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद, हमें वर्ब को ऑप्शन लेने से पहले सब्जेक्ट के नंबर को भी देखना होगा। यहां सब्जेक्ट का नंबर द सन है और द सन सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसलिए यहां पर सेकंड ऑप्शन राइजेज राइट होगा। अगर गलती से आपने राइज को सिलेक्ट कर लिया तो 0 नंबर आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये कंडीशन आपको समझनी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं। ये बात कैसी है? ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। आया समझ में? तो यहां पर भी आपका, अब यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यू हैव टू सिलेक्ट द प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब कौन सी होगी जिसमें एस नहीं लगा है? तो ए ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ये ध्यान रखना है। वर्ब इज यूज्ड इन द सेंटेंस
अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। याद रहेगा? तो ये दिमाग में फिट कर लेना और वीडियो को भी लाइक करते रहना ताकि आपका भला हो और का भी भला हो, और जितना लाइक करेंगे उतना ही आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है? और जो चीज़ मैं समझा रहा हूं उसी को आपको फॉलो करना होगा, तो आपको बिटसेट में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का पेपर एग्जैक्ट होगा, राइट होगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, आपको आएगा। और इसीलिए तो जो प्रॉब्लम्स दिमाग में चलती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को लेकर के, वो सारे की सारी दूर हो जाएगी। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे बड़े मेजर सब्जेक्ट में ही अपना टाइम काफ़ी आप देते हैं, वहाँ से टाइम आपको नहीं मिलता है। और इसलिए मैं ये एक सिंपल सी क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए, ताकि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। कम समय में हम ज़्यादा लेने का प्रयास कर रहे हैं। हम गागर में सागर भरने के लिए आए हैं। हम सागर से गागर भरने की परिपाटी में विश्वास नहीं करते हैं। ये शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है, जिसको लिए हम कहते हैं, कहावत है कि गागर में सागर भरना। तो आज हम गागर में सागर भर रहे हैं प्यारे बच्चों, आपके लिए भर रहे हैं यार, औरों के लिए नहीं भरते, आपके लिए भर रहे हैं, क्योंकि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। यही तो चीज़ है, जब मन से कोई चीज़ पढ़ाई जाती है तो एग्जाम में आती है, और बच्चों के राइट भी होती है, और आपके भी होंगे। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो, ये कंडीशन हो गई। इसके अलावा कुछ एडवर्ब्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जिनको हम एडवर्ब्स कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि सेंटेंस में आते हैं, और ये टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, टेंस का इंडिकेशन देते हैं। तो जितने भी एडवर्ब्स आप देख रहे हैं, ऑलवेज है, नेवर है, ऑफन है, सेल्डम है, नॉर्मली है, क्विकली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ऑफन, एवरीडे, डेली, ये जो एडवर्ब्स हैं ये ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेते हैं। तो इनमें से अगर इफ यू गेट एनी एडवर्ब इन द सेंटेंस, तो यू आर टू अप्लाई प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है? अब यहां पर इस प्रकार से सेंटेंस आते हैं, जैसे सी, अब रेगुलरली आएगा सेंटेंस। देखिए, सी द क्लास रेगुलरली। अब 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट क्या है, सी। रेगुलरली से पता चल गया कि आपको यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। किसका यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिलेक्ट करना है, तो भाई साहब इसमें देखिए ना, डू नॉट अटेंड है, डज नॉट अटेंड है, इज नॉट अटेंड है, हैड नॉट अटेंडेड है। तो यहां पर सब्जेक्ट देखिए सी है, तो जब सी है तो फिर डज नॉट अटेंड होगा। आगे समझ में? तो ये आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। एग्जाम में एक और स्थिति आ जाती है, जैसे सपोज करें ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन में मैं यहां लिख देता हूं आपको डज नॉट अटेंड्स। देखो कितना बड़ा ब्लंडर हमने कर दिया है। देखो इस ऑप्शन में डज नॉट अटेंड है, और यहां अगर थर्ड ऑप्शन में इज नॉट की जगह डज नॉट अटेंड्स वाला ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। तो मेरी बात दिमाग में रखना कि डज के बाद कभी भी आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज नहीं होता है। यहां एस लगा हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट नहीं हो सकता, सेकंड ही राइट होगा। तो ये एरर होती है सेंटेंस के अंदर, तो एरर को फाइंड आउट करना है। बिटसेट के क्वेश्चन की यही पहचान होती है कि वहां पर एरर को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम उन पॉइंट्स पर ज्यादा विचार कर रहे हैं जहां पर क्वेश्चन में एरर होती है। सेल्डम यहां पर आया हुआ है, तो सेल्डम को पहचाने कि माय ब्रदर राइट्स है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो वर्ब के साथ एस लगेगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अब एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे एक और इंपॉर्टेंट रूल पर हम डिस्कस करेंगे। देयर आर सम स्टेटिव वर्ब्स। कुछ ऐसी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, दे आर ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। कभी भी दूसरे टेंस में उनको नहीं लिखा जाता है, वे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती है। ये देखो, ये जितनी भी वर्ब आप देख रहे हैं, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, हैड, डिसलाइक, लव, बिलोंग, विश, कंसीडर, रिमेंबर, फॉरगेट, रियलाइज, वाउ, पॉसेस, कंटेन, हैव, ठीक है, लुक, रिसेंबर, सीन, सीम है, अपीयर है, बिलीव है, लॉथ है, एडमायर है, ये सब क्या है? ये सब स्टेटिव वर्ब हैं। और ये जो वर्ब होती है सारी की सारी वर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती है। तो ये भी आपका जो एरर रेक्टिफिकेशन होता है, एरर वाला जो फंडा होता है, उस पर ज्यादा आती है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। और कभी कभी वो इनको दूसरे टेंस में लिखकर आपको दे देंगे, तो फिर गलत हो जाएगा, तो वो आपको सही करना पड़ेगा।
ठीक है, जैसे हेट वर्ब है, हियर वर्ब है, जैसे हेट वर्ब है। अब आप किसी से ये कहे कि आई एम हेटिंग यू, मैं तुमसे घृणा कर रहा हूं, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि जो हेट वर्ब है ये परमानेंट फीलिंग को बताती है। ये स्टेटिव वर्ब है आई हेट यू, तो दिस वर्ब कैन नॉट बी रिटन इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इट इज ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाएगी तो यहां आएगा आई हेट यू, नॉट आई एम हेटिंग यू। तो ये ध्यान रखना है, दीज स्टेटिव वर्ब्स आर ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, नॉट इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम समाप्त हुआ, बस जो चीज मैंने बताई है आप उसको समझते चलें। इसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो कि कंटिन्यूटी ऑफ वर्क को डिनोट करता है। इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का यूज होता है। सिंपल सा पॉइंट है, आपको जब सारे टेंस याद हो जाएंगे तो कंटिन्यूस जहां भी है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, सबके अंदर आईएनजी वाली फॉर्म काम में आती है। डिफरेंस अगर कोई आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब का ही होता है। तो हेल्पिंग वर्ब के डिफरेंस को आप याद रखेंगे तो आपको सारे टेंस एक साथ याद हो जाएंगे, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये है, अब ये इज़ेएमआर, इसमें 3 वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का यूज होता है, और आई सब्जेक्ट हो पर मेरे बच्चों एम का यूज होता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जुड़ता है। यही प्रेजेंट कंटिन्यूस का फंडा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। पार्टिसिपल अलग ग्रामर का टॉपिक है, ठीक है, अलग ग्रामर का टॉपिक है, वो भी एरर रेक्टिफिकेशन पे आता है। प्रेजेंट जो पार्टिसिपल होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। हम आगे की वीडियो में उन पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यह आईएनजी वाली फॉर्म काम आती है। ये इसके स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस को नेगेटिव इंटीग्रेटिव करेंगे। लेकिन यहां पर आपको ये फंडा याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज देखिए कहां होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज इसके भी अलग एडवर्ब होते हैं, ये देखिए इसके भी ये अलग एडवर्ब है। कौन कौन से एडवर्ब होंगे? देखिए ये एडवर्ब है, इसके ये एडवर्ब है। प्रेजेंट इन कंटिन्यूस के एडवर्ब क्या है? नाउ है, टुडे है, एट दिस टाइम है, एट मोमेंट है, नाउ ए डेज है, एट प्रेजेंट है। दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर कहीं पर भी आपको सेंटेंस में इनमें से कोई एक भी एडवर्ब मिलता है तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज होगा। ध्यान रखना इस चीज का। ही इज राइटिंग ए नॉवल नाउ ए डेज, ये नाउ ए डेज यहां मिला है तो यहां पर इज राइटिंग का यूज हो गया है। सेंटेंस पे पहचानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जब तक आप एडवर्ब को दिमाग में नहीं रखेंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के एडवर्ब हैं। इन एडवर्ब को आप दिमाग में रखेंगे तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का करेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और सेंटेंस में एरर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। जैसे मान लीजिए सेंटेंस आपको यहां पर सेंटेंस आ जाता है, एक सेंटेंस जैसे यहां पर है, जैसे एक सेंटेंस में देता हूं यहां पर, जैसे आवर टीचर have been teaching English at present। ये सेंटेंस है। अब आपसे कहा जाए एग्जाम में इसको देकर के कि आपको उसको जो इनकरेक्ट सेंटेंस है इसको ठीक करना है, तो जो सेंटेंस इनकरेक्ट है उसकी गलत, यहां देखो एट प्रेजेंट है। सबसे पहले एट प्रेजेंट यानी कि एडवर्ब को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे आप सेंटेंस में। तो यहां पर देखो एट प्रेजेंट दिया हुआ है। अब एट प्रेजेंट यहां है तो फिर यहां पर हैज बीन टीचिंग है। हैज बीन टीचिंग, हैज बीन कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की है। तो ये तो सेंटेंस राइट नहीं हुआ, क्योंकि एट प्रेजेंट है तो यहां पर देखो
हैज बीन की जगह यहां पर इज का यूज करोगे तो आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा, क्योंकि हैज प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो ध्यान रहे प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे में कंप्राइज हो जाता है, जहां पर एरर का फाउंड बन जाता है। तो एरर को फाइंड आउट करना है तो आप देखना है, क्योंकि बोलने में क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट कंटिन्यूस में डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्किंग टाइम दिया जाता है, बट वर्किंग टाइम इज नॉट गिवन इन प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इन दिस सेंटेंस वर्किंग टाइम इज नॉट गिवन, यहां वर्किंग टाइम नहीं है और इसीलिए फिर भी यहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दे दिया गया, क्योंकि एट प्रेजेंट है। इस एट प्रेजेंट को देखकर आपको एरर को फाइंड आउट करना होगा, यही बिटसेट का फॉल्ट है। अगर आपको इतना सा पॉइंट याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हुई। इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज होता है इमीडिएट फ्यूचर को बताने के लिए, यानी इमीडिएट यानी कि एक ऐसा एक्शन भी होता है जो हम नियर फ्यूचर में करने वाले हैं। अगर हमारा कोई प्लान होता है, इफ यू हैव एनी प्लान टू डू वर्क इन योर फ्यूचर प्लान, तो वो इस प्रकार का जो एक्शन होता है दैट विल बी रिटन इन प्रेजेंट कंटिन्यूस आल्सो। बट प्रेजेंट कंटिन्यूस इज आल्सो यूज्ड टू शो द इमीडिएट प्रेजेंट, यानी कि जो तात्कालीन वर्तमान काल है उसको भी शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज होता है। इस बात की जो मेन पहचान है वह इन दोनों वर्ड से होती है। आपको सब सेंटेंस की शुरुआत में लुक और लिसन अगर मिलता है तो फिर उसके बाद आने वाला सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही होता है। लुक देखो, द काव इज रनिंग ऑन द रोड, देखो देखो गाय सड़क पर भाग रही है। इसका मतलब हम गाय को भागता हुआ देख रहे हैं, वो एक्शन हमारी आंखों के सामने हो रहा है, तो उसको हम इमीडिएट प्रेजेंट कहेंगे, ठीक है। इमीडिएट प्रेजेंट कहेंगे उस एक्शन को, तो उस एक्शन को डिनोट करने के लिए ही भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज होता है। समझ में आई बात? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का ध्यान रखना, इतना सा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में कंप्लीटमेंट ऑफ द वर्क होता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट डिनोट्स द कंप्लीशन ऑफ एनी वर्क। ये काम की पूर्णता को बताता है कि काम कैसे हो रहा है, समाप्त हो चुका है, चुकी है, चुके हैं, बस इतना सा काम प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जब काम समाप्त हो चुका होता है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का यूज होगा। ये दो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर। Only two helping verbs are applied in present perfect, has और have। I के साथ भी have का ही यूज होता है, इस बात का ध्यान रखना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में has और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में have, और इसके बाद यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहेंगे, याद रखना। पास्ट पार्टिसिपल भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, याद रहेगा सबको। बस इसके स्ट्रक्चर देखो आप, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में इसके बाद नोट आएगा। अब इसकी एडवर्ब देखो कहां कैसे यूज होगा, तो ये इसके भी एडवर्ब है। तो कहने का मतलब ये है कि एवरी टेंस हैज डिफरेंट एडवर्ब। बस इतना सा दिमाग में फिट रखना है कि प्रत्येक टेंस के जो एडवर्ब हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना भाई। सबके जो एडवर्ब हैं वो अलग अलग होते हैं और यही एडवर्ब्स होते हैं जो टेंस का इंडिकेशन आपको देंगे, ठीक है। ये इनके एडवर्ब हैं, ऑलरेडी, जस्ट, यट, दिस मॉर्निंग, रिसेंटली। ये अगर आते हैं तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। जैसे फॉर द एग्जांपल यहां पर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम नॉट गिल्टी, ये ऑलरेडी यहां आया हुआ है। अगर सेंटेंस में ऑलरेडी आता है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूज ये है यट का। ये यट हमेशा ध्यान रखना, यट इज ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट, यानी कि आपका नेगेटिव सेंटेंस। यट इज ऑलवेज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा टेंस में आएगा ये नेगेटिव सेंटेंस में आता है। अफर्मेटिव में यट का यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन में जब इस प्रकार के सेंटेंस दिए जाते हैं तो यू मस्ट बी अलर्ट इन सच काइंड ऑफ कंडीशन। यट इज ऑलवेज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस ओनली, नॉट इन अफर्मेटिव, ठीक है। ऑलरेडी और जस्ट का यूज हमेशा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड विद इट इज इन द सेंटेंस। देखो, इट इज 3 years सिंस आई हैव सीन, अगर सेंटेंस में बीच में सिंस आया हुआ है और सिंस के पहले प्रेजेंट है तो बाद में यहां जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। इट इज 3 years सिंस आई हैव सीन, उससे मिले हुए मुझे 3 साल हो गए। यानी ऐसा एक्शन शो अगर होता है सेंटेंस में, जहां सेंटेंस सिंस से जुड़े हैं तो सिंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट आता है, उसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो अगर सच काइंड ऑफ सेंटेंस अगर आपके एग्जाम में दिए जाते तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ओके, ये प्रेजेंट परफेक्ट का फंडा है। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी बात मैंने अभी की। इस टेंस के अंदर एक्शन चलता है पास्ट से, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस denotes such kind of action that is started in past but still going on in present. It means that the working time is given in present perfect continuous tense. याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्किंग टाइम दिया जाता है, और इस वर्किंग टाइम 2 प्रकार का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम से पूर्व सिंस का यूज होता है और पीरियड ऑफ टाइम से पूर्व फॉर का यूज होता है। ये प्रीपोजिशन का जो यूज है ये भी एरर रेक्टिफिकेशन बनता है बिटसेट के एग्जाम में स्पेशली। याद रखना, हम ऐसी जगह पर गलती ढूंढने का प्रयास करते हैं जहां गलती नहीं होती है। सेंटेंस में 2 प्रकार की एरर दी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना 2 प्रकार की एरर होती है सेंटेंस के अंदर। एरर कितने प्रकार की होती है एग्जाम में, ध्यान रखना 2 प्रकार की एरर होगी। एक तो होगी आपकी ग्रामेटिकल एरर, और दूसरी होगी आपकी सिमेंटिक एरर। 2 प्रकार की गलती होती है, एक ग्रामेटिकल एरर होता है, एक सिमेंटिक एरर होता है। तो ग्रामेटिकल एरर जो ग्रामर से जुड़ी है, सिमेंटिक एरर जो वर्ड से जुड़ी होती है। कैसे जुड़ी होती है? जैसे मैं सेंटेंस देता हूं आपको, जैसे हमने कहा यू हैव रिटन ए स्टोरी, ये सेंटेंस है, यू हैव रिटन ए स्टोरी, तुम एक कहानी लिख चुके हो। अब यहां गलती किस बात की हो रही है? इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है सेंटेंस के अंदर। इंप्रूव द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द ऑप्शन। अब यहां पर लिखा हुआ है यू हैव रिटन, अब ये रिटन है भाई साहब, ठीक है। यहां क्या लिखा हमने, यहां क्या लिखा हुआ है आप देखो, ये जो वर्ड है ना बेटा, ये वर्ड, इस वर्ड को आप समझेंगे तो देखो यू हैव रिटर्न ए स्टोरी, तुमने एक कहानी लिखी है, रिटर्न की जगह रिटर्न लिख दिया। अब देखो क्या होता है कि रिटर्न का मतलब तो वापस आना होता है, लेकिन यहां गलती हो गई ना, सिमेंटिक एरर है, वर्ड की मिस्टेक है। लिखने के सेंस में रिटर्न थोड़ी आएगा, रिटर्न आएगा WRITT। तो यहां जो ऑप्शन राइट होगा आपका, वो आपका राइट का थर्ड फॉर्म आपको लिखना होगा। तो कभी कभी सेंटेंस में इस प्रकार की एरर आती है जिसको आपको समझना होगा, एप्रोप्रिएट वर्ड लेना होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेना पड़ता है। जैसे फेमस और नोटोरियस वर्ड है, फेमस किस सेंस में यूज होता है और नोटोरियस किस सेंस में यूज होता है। तो जो आपका सेंस सेंटेंस का है कि नोटोरियस आना चाहिए या वहां फेमस आना चाहिए। जैसे हम कहें डॉक्टर APJ कलाम, या फिर जिस प्रकार की कोई भी ऐसा आदमी हो बुरा जिसने बुरा काम किया हो उसके नाम पे, जैसे ओसामा बिन लादेन वाज ए फेमस पर्सन, क्या सेंटेंस राइट है? जी नहीं, यहां फेमस वर्ड गलत एप्रोप्रिएट है नहीं है। यानी कि जो फेमस वर्ड है वो इन द रेफरेंस ऑफ बिन लादेन वो एप्रोप्रिएट नहीं है, हम उसके लिए फेमस वर्ड यूज नहीं कर सकते, वहां उसको नोटोरियस वर्ड लाना पड़ेगा हमको। तो नोटोरियस वर्ड ला करके हम सेट करेंगे तब जाकर के सेंटेंस एप्रोप्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं। तो वर्ड किस प्रकार से आ रहा है, वर्ब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है कि नहीं है। कभी कभी जो हमारे जो होमोनिम्स होते हैं उनको भी हम बदल कर दे दिए। एक ही ऐसे वर्ड होते हैं कभी कभी वोकैबुलरी के अंदर जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, स्पेलिंग अलग अलग होती है, मीनिंग भी अलग होती है। जैसे हम यहां कह दें द फार्मर, अगर मैं सेंटेंस यहां लिख दूं, आपको सेंटेंस लिखूं यहां पर कि द फार्मर, जैसे ये सेंटेंस है, द फार्मर हैज 4 सन्स, ये 4 सन्स, या द फार्मर हैज
ए सन, जैसे ये सेंटेंस सिंपल 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 सा ले लो, चलो ये सिंपल सा सेंटेंस ले लिया, हैज ए सन, ये लो, द फार्मर हैज ए सन, किसान के एक बेटा है। तो भाई बेटा तो ठीक है, अब आप सन को पढ़ रहे हैं, यहां SUN सन है, जबकि क्या होना चाहिए, SON होना चाहिए, सच काइंड ऑफ वर्ड। ध्यान रखना इस चीज का, ऐसे भी एग्जाम में आते हैं, ग्रामर के साथ साथ सिमेंटिक एरर भी आती है, इसीलिए उसको बिट सेट कहते हैं। समझ में आई चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ, इसमें वर्किंग टाइम दिया जाएगा, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन और हैव बीन है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज होता है, और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज होता है। वर्किंग टाइम दिया जाता है, वर्किंग टाइम से पूर्व सिंस और फॉर का यूज होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम से पूर्व सिंस और पीरियड ऑफ टाइम से पूर्व फॉर का यूज होता है। तो ये दोनों भी एक दूसरे में एरर में चले जाते हैं कि एग्जाम में क्या होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम से पूर्व वो फॉर का यूज कर देते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम से पूर्व सिंस का यूज करके भी आपके सेंटेंस को वो एरर में बदल देते हैं। समझ में आएगी चीज? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है यहां पर, अब जैसे सेंटेंस है कि ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि वो 2 घंटे से खेल रहा है। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूं। तो अब सेंटेंस एग्जाम में कैसे आते हैं एरर में, जैसे ये सेंटेंस है यहां पर लिखा हुआ है कि आई, ये सेंटेंस है, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ये सेंटेंस है, फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं। लेकिन यहां पर ये एग्जाम में क्या करते हैं, गलती, ये जो जगह है ना, ये तो सेम है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी इसका यूज होता है ING का, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो यहां पर 2 आवर्स आ रहा है, तो एग्जाम में ये लोग क्या करते हैं, यहां पर IM का यूज कर देंगे, आई एम वर्किंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं। तो आपका दिमाग तो वही जाएगा ना, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, सही तो है, गलती नहीं है, लेकिन गलती है क्योंकि वहां पर वर्किंग टाइम दिया हुआ है। जब भी सेंटेंस में वर्किंग टाइम दिया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो सकता है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो सकता है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो सकता है। तो ये तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्किंग टाइम दिया जाता है। समझ में आई चीज? ये मजेदार रूल है, यही से एरर बनता है सेंटेंस में। जितने भी कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये जो तीनों कंटिन्यूस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक दूसरे में कंप्राइज कर दिए जाते हैं, जिनके बारे में हम समझ भी नहीं पाते हैं, हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको इस चीज को दिमाग में फिट रखना है, ठीक है? ये हुआ आपका प्रेजेंट टेंस। अब हम पास्ट टेंस में चलते हैं। प्रेजेंट टेंस पूरा समझ में आता है तो पास्ट टेंस बहुत आसान है, क्योंकि पास्ट टेंस तो पास्ट की बात है जो समय जा चुका है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, बिल्कुल फिक्स रामबाण औषधि। याद रखो कि पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, ये ध्यान रखना। और जब सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, जब सेंटेंस को हम नेगेटिव में ले जाते हैं तो इस पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है। किसका यूज होता है? डिड का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हेल्पिंग वर्ब डिड है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड है, और डिड के बाद जब सेंटेंस को हम नेगेटिव करेंगे तो नॉट आएगा। और इसमें ध्यान रखा कि आफ्टर यूजिंग डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब डिड यूज हो जाएगा तो डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया है कि डू डज का यूज होने के बाद वर्ब के साथ एस या यस का यूज नहीं होता है। और एक बात ध्यान रखना है कि डिड का जो यूज होता है ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ की होता है। यहां सब्जेक्ट का नंबर मायने नहीं रखता है, आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डिड का ही यूज होगा। ये कॉमन वर्ब है जो सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड के फॉल्ट पर नहीं पूछी
जाती है। तो ठीक है, याद रहेंगे। और यहां पर बी का फॉर्मेशन चलेंगे तो यहां पे बी के फॉर्मेशन के रूप में भी वाज वर्ब का यूज होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज ए बार हुआ। तो ये आपका स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इफ यू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू नेगेटिव तो यू आर टू यूज हेल्पिंग ऑफ डिड, and after using did you are to use first form of the verb in the sentence done। तो ये जो एरर वाला फंडा है ये आपको दिमाग में फिट रखना है, याद रखना है। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ दिमाग चकरा जाता है, इसलिए आपको बहुत ये अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक है, अब इसकी एडवर्ब देखो, कोई बड़ी बात नहीं। एडवर्ब की हम बात करेंगे तो ये रहा एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब वो शब्द हैं जो पास्ट को बता रहे हैं। ये तो दैनिक दिनचर्या की भाषा में रोजाना हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। यस्टरडे है, लास्ट है, बीता हुआ समय, इनको बताता है। ऐसे वर्ड हैं जो आपके पास्ट टाइम को डिनोट करते हैं, तो अगर इनमें से कोई एग्जाम में मिलता है तो वहां पास्ट सिंपल का यूज होगा। इनके अलावा कोई भी सेंटेंस पास्ट की घटना पर आधारित हो सकता है, पास्ट इवेंट पर भी कोई सेंटेंस हो सकता है, हिस्ट्री से रिलेटेड आपका सेंटेंस हो सकता है, कोई इतिहास की बात हुई है तो इतिहास की बात भी जा सकती है, तो वो भी किस में लिखी जाएगी, पास्ट में लिखी जाएगी। आ गया समझ में? ठीक है ना। तो आप ये देखो, जिसका उसका जन्म हुआ था, पिछले सप्ताह मैंने जन्मदिन मनाया था, तो भैया लास्ट वीक हो गया तो लास्ट पास्ट को डिनोट कर रहा है। अगर कोई बीता हुआ कोई समय निकल गया है तो फिर वो पास्ट की बात आ रही ना। 1947 में भारत आजाद हुआ तो 1947 क्या डिनोट कर रहा है, 1947 पास्ट को डिनोट कर रहा है। या फिर अगर सेंटेंस डायरेक्ट आ जाए कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो ऑलरेडी पास्ट की बात, उसमें कोई एडवर्ब आपको नहीं मिलेगा। तो कभी कभी सेंटेंस डिपेंड्स अपॉन द पास्ट इवेंट्स, तो वो तो आपको समझना पड़ेगा और उसमें से आपको समझ करके वर्ब को फिलअप करना पड़ेगा। कभी कभी डबल सेंटेंस आते हैं, तो एक सेंटेंस अगर पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होता है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ द टेंस का फुड्डा है, मोर फॉर्मूला है, नियम है, ये भी आपको समझना होगा। तो ये तो बिल्कुल जनरल बात है कि दो सेंटेंस एग्जाम में दिए गए हैं, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है, एक पास्ट में है तो दूसरा ऑटोमेटिकली पास्ट में होगा, उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए, ये तो एडवर्ब है। अब आगे सेंटेंस देखो, एक्सीडेंट टुक प्लेस, ये टुक प्लेस हो गया यस्टरडे। यस्टरडे किसको डिनोट कर रहा है, पास्ट को डिनोट कर रहा है, इसलिए सेकंड फॉर्म। लास्ट मंडे आ गया तो यहां पर सेकंड फॉर्म, आई फिनिश द लेसन लास्ट मंडे। आई, अब देखो यहां जाए कि आई डिड नॉट अटेंड द क्लास लास्ट मंडे, मैंने पिछले सप्ताह क्लास अटेंड नहीं की, तो लास्ट आ गया तो इसलिए पास्ट आ गया। ठीक है, तो आपका नेगेटिव और अफर्मेटिव आपके ऑप्शन कैसे भी हो सकते, लेकिन आपके एडवर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉग्नाइज द एडवर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनको ढूंढना, उनको समझना, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन इसमें पास्ट इंडेफिनिट एक बात और समझनी है, अगर आपकी सेंटेंस की शुरुआत में आई विश, इफ ओनली, वुड रादर दैट हो, तो इनके बाद आने वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा। आई विश आई वर रेमिनरी, काश में लखपति होता, करोड़पति होता। वुड दैट आई न्यू हर, काश में उसको जानता। इफ ओनली आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। तो इफ ओनली से इफ ओनली, आई विश, वुड रादर, अगर वुड दैट से सेंटेंस की शुरुआत हो तो इनके बाद आने वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है। समझ में आई चीज? एक बात, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसमें देखो पास्ट, एक और पास्ट का जो फंडा होता है, एक मैं और लिखा देता हूं यहां पर। अगर सेंटेंस देखो, सेंटेंस इट इज टाइम से शुरू हो और इट इज टाइम के बाद में यहां पर कोई नाउन या प्रोनाउन आया हो, तो यहां आने वाली वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है इट इज। जैसे यहां हम कहें इट इज टाइम यू वेंट टू मार्केट। ये ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम से हो, बीच में कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज हुआ हो, तो बाद में आने वाली वर्ब सेकंड होती है, पास्ट इंडेफिनिट आती है। आ गया समझ में? तो ये ध्यान रखना, आपको इतना सा फंडा दिमाग में रखना ही पड़ेगा। और अगर इट इज टाइम के प्रोनाउन से पहले अगर फॉर प्रीपोजिशन का यूज हो, तो फिर इंफिनिटिव फॉर्म का यूज होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये आपका एक रूल में यहां लिख देता हूं, आप इसको ध्यान रख समझना। यहां पर लिखो, ये एक रूल है स्ट्रक्चर। सेंटेंस इट इज टाइम से शुरू होता है, देखो इट इज टाइम प्लस नाउन या प्रोनाउन
तो यहां यू आर टू यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर इट इज टाइम है, इट इज टाइम से शुरू है और यहां पर प्रीपोजिशन फॉर प्लस कोई नाउन या प्रोनाउन आया है तो यह आने वाली वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ये फंडा आपको दिमाग में रखना है, मोस्टली एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग और वाज वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज होता है और इसमें आईएनजी वाली फॉर्म भी यूज होती है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़ प्लस आईएनजी वाली फॉर्म यूज हुई, उसी प्रकार यहां पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म यूज होती है, ठीक है। चलिए अब देखो स्ट्रक्चर यही वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह स्ट्रक्चर है, यहां पर ये वाज वर्ब का डिफरेंस है, वह आईएनजी वाली फॉर्म सेम है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़ था, यहां भी वाज वर्ब होगा तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब इसका यूज करेक्ट फॉर्म क्या होता है, यहां दो सेंटेंस व्हेन और व्हाइल से जुड़कर आते हैं। जब दो सेंटेंस व्हेन और व्हाइल से जुड़कर आते हैं तो इनमें से एक सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, एक पास्ट सिंपल में होता है। व्हेन से जुड़े हैं तो व्हेन के ठीक बाद पास्ट सिंपल आता है और दूसरा सेंटेंस ऑटोमेटिक ही पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। अगर सेंटेंस वाहिल से जुड़े हैं तो वाहिल के ठीक बाद पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होता है, दूसरा सेंटेंस ऑटोमेटिक पास्ट सिंपल में होता है। दिस इज गुड फंडा, बिल्कुल याद रखना, दिमाग में फिट कर लेना, यहाँ गलती होने के चांस नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंस एग्जाम में आते ही आते हैं। जैसे व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया था तो आई वॉज राइटिंग ए लेटर, तो मैं पत्र लिख रहा था, यानी कि मेरा कार्य चल रहा था, बीच में दूसरा काम हो गया। यानी टू एक्शंस यहां पर होते हैं, एक एक्शन लगातार चल रहा होता है कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूअस में, उसी बीच में दूसरा एक्शन हो जाता है। मैं जब खाना खा रहा था तो राम ने मुझे बुलाया, जब बच्चे चिल्ला रहे थे तो प्रिंसिपल ने क्लास में प्रवेश कर लिया। तो ये जो सेंटेंस है, एक्शन वॉज गोइंग इन कंटिन्यूअस इन द क्लास, द स्टूडेंट्स were crying in the class when the principal entered. जब प्रिंसिपल ने एंट्री मारी तो बच्चे चिल्ला रहे, तो what is going on in the class on that time? जिस समय प्रिंसिपल आया, तो ध्यान रखना ये टाइमिंग क्लोजेस होते हैं। तो ये व्हेन और व्हाइल से सेंटेंस जुड़े होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना एग्जाम में और ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। इस टाइप के सेंटेंस आते हैं, व्हाइल ही द बुक राम कॉल्ड मी, तो अजय व्हाइल ही वाज रीडिंग, जब वो बुक पढ़ रहा था तो राम ने उसे पुकारा। तो एक एक्शन चल रहा होता है, दूसरा बीच में होता है, ठीक है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में कोई ज्यादा फंडा नहीं है, ये दो ही रूल है, दो स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है। इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में भी ऐसा ही आपको करना है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड है। एक ही हेल्पिंग वर्ब है बेटा पास्ट परफेक्ट में, और हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जस्ट लाइक प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट के चारों पार्ट अगर याद हो जाएंगे तो उनको आप आगे से आगे मिलाते चलो। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव था, यहाँ हेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म तो दोनों में आती है, तो हो गया आपको। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट याद है और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है, हैज है और हेड का डिफरेंस है, बस हो गया ना याद। ऐसे ही फ्यूचर याद हो जाएगा, ऐसे ही पूरा प्रेजेंट पास्ट याद हो जाएगा। डिफरेंस याद रखना है, आपको टेंस रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हेड है, थर्ड फॉर्म आ गई, पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट की तरह। इसके स्ट्रक्चर देखो, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर है और इसका भी करेक्ट फॉर्म के रूप में यूज कैसे होता है। लेकिन साथ में एक बात ध्यान रखना, इसमें भी टू डेट्स आर डन एट वन टाइम, दो कार्य एक साथ पाए जाते हैं। एक कार्य पहले पूरा हो जाता है, एक कार्य बाद में पूरा होता है। तो जो एक्शन पहले पूरा होता है दैट विल बी रिटन इन पास्ट परफेक्ट और द एक्शन is accomplished the latter will be written in past simple। जो बाद में पूरा होता है पास्ट सिंपल में लिखा जाता है, जो पहले पूरा होता है वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। और सच काइंड ऑफ टू सेंटेंस आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बिफोर और आफ्टर। ऐसे दोनों वाक्य बिफोर और आफ्टर से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, बिफोर और आफ्टर से। अगर बिफोर से जुड़े हो तो बिफोर के बाद पास्ट सिंपल आता है, तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आता है। अगर दोनों सेंटेंस आफ्टर से जुड़े होंगे तो दोनों ही यहां पर एक्सचेंज हो जाते हैं, पास्ट सिंपल पहले चला जाता है, पास्ट परफेक्ट बाद में आ जाता है, यानी दोनों ही टेंस एक्सचेंज हो जाते हैं इफ टू सेंटेंस आर कनेक्टेड विद आफ्टर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, गाड़ी का डिपार्चर करना पहला पूरा हो गया, इसलिए वो पास्ट परफेक्ट में है।
ठीक है। अब आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही साथ में हमारे टेंस के अंदर एक और पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का फोल्ड भी आपको समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो करेक्ट फॉर्म होता है अलग अलग हो जाता है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की भी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पहले आपको इस वीडियो को बहुत लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा यार, ठीक है। आपको समझना होगा, ठीक है, तब जाकर के आपको सारी वीडियो मिलेगी। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सब्जेक्ट, जैसे ये सेंटेंस है, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, गाड़ी जा चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले। लेकिन अगर सेंटेंस एक्टिव पैसिव का हो तो क्या होगा, क्योंकि एक्टिव का सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, ये पहचान बता रहा हूं मैं आपको। एक्टिव सब्जेक्ट से शुरू होता है, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। जैसे सेंटेंस एग्जांपल यहां पर देख रहा हूं मैं, जैसे ये एग्जांपल है, आई वाटर टैंक बिफोर माई ब्रदर के, मेरे भाई के आने से पहले मैं वाटर टैंक भर चुका था। तो यहां तो सब्जेक्ट आई है, इसलिए आप तो हेडफील्ड राइट हो गया। लेकिन दूसरा सेंटेंस है द वाटर टैंक अपने आप कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये काम नहीं करता है। इसका मतलब ये सेंटेंस ये क्या है, ये पैसिव वॉइस का है, इसलिए इसका करेक्ट फॉर्म यहां पर हैड बीन फिल्ड होगा। पास्ट परफेक्ट तो आएगा लेकिन वो पैसिव फॉर्मेशन में आता है। तो प्रत्येक टेंस का पैसिव फॉर्मेशन भी आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में करेक्ट फॉर्म फिलअप करने के लिए, एरर देने के लिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों ही वॉइस में से किसी भी वॉइस में सेंटेंस आ सकता है। एक्टिव वॉइस का करेक्ट फॉर्मेशन पैसिव वॉइस से भिन्न होता है। जैसे ये देखो, ये तो हैड फील्ड पास्ट परफेक्ट है, तो ये तो एक्टिव वॉइस का करेक्ट फॉर्म है, लेकिन हैड बीन फिल्ड ये पैसिव वॉइस का करेक्ट फॉर्म है। तो प्रत्येक टेंस का पैसिव वॉइस भी अलग अलग होता है, ये भी आपको समझना होगा। तो ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हेल्पिंग और देखो हैड बीन है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई थी, ठीक है, यहां भी, और ये V1 प्लस ING वर्किंग टाइम इसमें भी होगा। तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों को कंप्राइज करके आपके एरर फॉल्ट पर दिया जा सकता है। तो इसको भी आपको समझ लेना है, ठीक है। इसके बाद हम फ्यूचर की बात करेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग और आती है बेटा, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग और है वह शैल और विल है। ध्यान रखना, आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का यूज होता है। और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, जो शैल और विल है। शैल और विल जो दो हेल्पिंग और फ्यूचर इंडेफिनिट की है, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। बस सिंपल सा पॉइंट है। टुमारो, नेक्स्ट, दो वर्ड ऐसे हैं जो फ्यूचर का एडवर्ब बनते हैं, और ये अगर सेंटेंस में मिलते हैं तो वहां आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करना होगा, ठीक है। और इसके देखो टुमारो, द फॉलोइंग डे, आने वाले सन जितने भी होते हैं आप देखिए यहाँ पर, जैसे 2027 आ जाए, 2028 आ जाए, तो ये सब फ्यूचर को बताएंगे। जैसे ये टुमारो है, आई शेल बाई ए टीवी टुमारो, मैं कल टीवी खरीदूंगा। आई शेल गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो इस प्रकार की जो सेंटेंस जो फ्यूचर टाइम को बताते हैं, वहां पर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह, पास्ट कंटिन्यूअस की तरह है। ING वाली फॉर्म इसमें भी काम आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल बी, विल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल बी और शैल बी है, ठीक है। और इसके साथ में V1 प्लस ING वाली फॉर्म तो आएगी, ये तो फिक्स है। तो सिमिलरिटी को दिमाग में रखो, डिफरेंस याद रखो, वो तो सेम एक जैसी आएगी। कंटिन्यूअस जहां भी आ रहा है ING वाली फॉर्म काम में आएगी, ठीक है। ये आपको समझना है। इसका एडवर्ब क्या है, इसका एडवर्ब क्या है कि एट दिस टाइम टुमारो, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का एडवर्ब है। एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये एक प्रकार की इमेजिनेशन है। यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो नियर फ्यूचर में डेफिनेट पॉइंट पर चल रहा होगा, अगले वर्ष इस समय, कल इस समय। सेंटेंस है, ही नाउ विल बी गोइंग टू जयपुर एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय ही ना जयपुर जा रही होगी। अगले वर्ष
इस समय तुम किसी न किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो ये जो इमेजिनेशन है ये फ्यूचर कंटिन्यूस बताता है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, आपकी इमेजिनेशन की कल्पना है, वो इमेजिनेशन जो कि पूरी हो चुकी होगी, उसमें एक्शन समाप्त हो जाता है। यहां पर हम इमेजिनेशन है अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ वर्क इन नियर फ्यूचर टिल द डेफिनेट पॉइंट ऑफ द टाइम। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग और ये शैल हैव और विल हैव आ गई ना। जैसे हैज हैव हैड आया, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आया, पास्ट परफेक्ट में हैड आया था, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल हैव का यूज हो गया। तो और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो तीनों में आती है। तो ये आपका क्या हो गया, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है यहां पर। अब देखो इसका जो एडवर्ब है वो देखिए, ये इसके एडवर्ब है, ध्यान रखना। कार्य समाप्त हो जाता है तो बाय दिस टाइम टुमारो, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय द एंड ऑफ, या बाय द नेक्स्ट ईयर, या बाय द टाइम ऑफ, या बाय द एंड ऑफ, ये इसके एडवर्ब है। इनके साथ अगर इनमें से कोई भी आपको सेंटेंस पे मिलता है तो वहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके फ्यूचर परफेक्ट का कोई न कोई सेंटेंस एग्जाम में आता ही आता है, बिट सेट में ध्यान रखना इस चीज का। यहां आ रहा है ना, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष तक, ही विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है, तो काम सब पूरा कर चुका होगा। ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक वो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुका होगा। जैसे हमने कल्पना करी है, क्या कल्पना करी है कि इंडिया विल हैव बिकम ए डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। ये सुना होगा आपने कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन चुका होगा। दिस इज अवर इमेजिनेशन। वो बनेगा नहीं बनेगा बाद का पॉइंट है, लेकिन ये इमेजिनेशन है कि हमने कल्पना की है कि वहां तक ऐसा हो चुका होगा। तो ये जो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट में लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर लो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में वही बिल्कुल सेल हैव बीन, विल हैव बीन, हेल्पिंग और आ गई इसकी। देखो जैसे हैज बीन, हैव बीन हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन हुआ, अब यहां सेल हैव बीन भी वेरी में होगा। आईएनजी वाली फॉर्म दो तीनों में काम आती है देखो, और ये वर्किंग टाइम, सिंस और प्लस टाइम सब में आएगा। तो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और तीनों कंटिन्यूस को कंप्राइज करके एग्जाम में सेंटेंस एरर के रूप में दिए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, रमेश विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 hours बाय 7 o'clock, ठीक है। और वी शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग ऑन नेक्स्ट मंडे। तो ये नेक्स्ट मंडे आ गया तो फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, और यहां पर वर्किंग टाइम आ गया है, ये फ्यूचर, नेक्स्ट मंडे फ्यूचर को डिनोट करता है। सिंस मॉर्निंग वर्किंग टाइम आ गया तो यहां पर 100% फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज हो गया। समझ में आई चीज, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टेंस को फाइंड आउट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। तो ये टेंस का जो करेक्ट फॉर्म होता है इस प्रकार से आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। अब टेंस के अलावा हमारे पास एक और स्पेशल टॉपिक होता है जिसका नाम है कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस भी जो है एक प्रकार के टेंस का सब डिवीजन होता है, सब टॉपिक होता है। इसमें भी टेंस का ही यूज होता है, लेकिन इसमें 2 क्लोजेज होते हैं, एक तो कंडीशन क्लोज होता है और एक रिजल्टिंग क्लोज होता है। रिजल्टिंग क्लोज में उस कंडीशन का रिजल्ट बताया जाता है और कंडीशन के अंदर कंडीशन बताई जाती है। और कंडीशनल सेंटेंस हमेशा इफ से शुरू होता है, ध्यान रखना। और कंडीशन आपकी 4 प्रकार की होती है, एक तो ओपन कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन, रिजेक्टेड कंडीशन और इमेजिनरी कंडीशन। 4 स्ट्रक्चर अगर भी याद रखेंगे आप तो आपका बिट सेट में आने वाला क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, क्योंकि कंडीशनल वाले सेंटेंस भी एग्जाम में मोस्टली आते हैं, क्योंकि ये टेंस से जरा हटकर आता है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस ग्रामर का अलग टॉपिक है, टेंस का ही एक सब डिवीजन है, लेकिन इसको सेपरेट करके पढ़ाया जाता है। तो इफ से शुरू होता है कंडीशनल सेंटेंस। तो आप देखिए स्ट्रक्चर देखो इसका, इफ प्लस, जैसे ये सेंटेंस है, अगर आपको ये ध्यान रखना है इफ वाला सेंटेंस कंडीशन क्लोज होगा, दूसरा सेंटेंस आपका रिजल्टिंग क्लोज होगा। तो जो सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है वो आपका कंडीशन क्लोज होगा, ठीक है। आपको इतना सा याद रखना है कि अगर इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। जैसे इफ यू कम हियर, यदि तुम यहां आओगे तो आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। समझ में आई चीज।
इफ यू कम हियर, सेंटेंस हमने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरा सेंटेंस जो रिजल्टिंग क्लोज होगा वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है? शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ यू कम हियर, अगर तुम यहां आओगे तो आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, अगर वह कठिन मेहनत नहीं करेगा तो ही विल नॉट गेट गुड मार्क्स, तो उसको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये कंडीशन बता रहा है। इसका मतलब कठिन मेहनत करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो बिट सेट में तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इट मींस दैट एट प्रेजेंट यू हैव द सफिशिएंट टाइम टू फुलफिल योर कंडीशन। तो ये जो ओपन कंडीशन है, खुली शर्त है, जिसको पूरा करने का पर्याप्त समय आपके पास है। अगर इफ वाला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरे सेंटेंस में भी पास्ट में विल का वुड हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। सेंटेंस अगर अनलेस से आया हुआ है, इफ के स्थान पर अनलेस आ जाता है तो अनलेस के बाद, क्योंकि अनलेस हमेशा नेगेटिवनेस बताता है सेंटेंस में, तो अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव में होता है। इस बात को ध्यान रखें। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट गेट, तो अनलेस आ गया, अनलेस के बाद यहां सिर्फ वर्क्स आया है, डज नॉट हट करके वर्क्स हो गया, क्योंकि इफ नेगेटिव मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता है, अनलेस नेगेटिव मीनिंग देता है। तो अगर इफ के स्थान पर अनलेस का यूज होता है तो इसके बाद आने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में दूसरी कंडीशन है इम्प्रोबेबल, जो कि पास्ट में लिखी जाती है। अगर इफ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरे सेंटेंस में ये करेक्ट फॉर्म का फॉर्मेशन होगा, वुड कुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है, आप देखिए, इफ राम वाज प्रेजेंट इन द ऑफिस तो आई वुड मीट यू, अगर राम ऑफिस में होता तो मैं उससे मिलता। इम्प्रोबेबल कंडीशन है, वो था ही नहीं तो कैसे मिलूंगा, तो इसका मतलब ये कंडीशन पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, इफ मोहन अटेंडेंट द क्लास तो ही वुड लर्न, अगर वो क्लास अटेंड करता तो वो सीखता, लेकिन उसने क्लास अटेंड नहीं की। तो इफ वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो पास्ट में होता है तो दूसरा जो रिजल्टिंग क्लोज होता है वह भी पास्ट में ही होगा। और उसका पास्ट क्या होगा? विल शुड, यानी कि शुड वुड कुड में से कोई सा भी आप यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में आपकी जो रिजेक्टेड कंडीशन है, जो हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखी जाती है, किस में लिखी जाएगी? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेशन क्या है? हेड प्लस V3, ये पास्ट परफेक्ट है आपका। समझ में आई बात? ये पास्ट परफेक्ट का फॉल्ट है। तो इस प्रकार से आपका ये कंडीशन क्लोज भी आपको पूरे करने होंगे। इफ आई हैड, अब अगर ये कंडीशन पास्ट परफेक्ट में है तो देखो रिजल्टिंग क्लोज का जो करेक्ट फॉर्म फॉर्मेशन है वो वुड शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये बनेगा आपका। जैसे सेंटेंस है, इफ राम हैड स्टडीड, देखो ये पास्ट परफेक्ट आ गया यहां पर। इफ राम हैड स्टडीड तो ही वुड हैव गॉट, देखो ये आगा सेकेंड नंबर की कंडीशन में वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई थी, लेकिन रिजेक्टेड कंडीशन में वुड के बाद हैव भी होगा और थर्ड फॉर्म होगा, यही डिफरेंस है। तो ये आपको डिफरेंस समझना होगा, इसको हम रिजेक्टेड कंडीशन कहते हैं। इफ सोनू हैड गॉन तो यहां पर वुड हैव विजिटेड, दोनों तरफ में से एक जगह ब्लैंक होगा, दोनों तरफ ब्लैंक नहीं होता है। अब याद रखना, कभी कभी हेड को इन प्लेस ऑफ इफ लिखा जाता है, कभी कभी रिजेक्टेड कंडीशन को लिखने के लिए इफ को हटाकर हेड सब्जेक्ट के पहले लिख दिया जाता है। जैसे हेड, जैसे ना इफ सोनू हैड, इफ आ गया तो यह सोनू हेड है, यहां इफ को हटा दिया तो हेड पहले आ गया, तो हेड को पहले लिखकर भी रिजेक्टेड कंडीशन को शो किया जाता है। और हम ये समझ बैठते हैं कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट के पहले लिखी जाती है तो हम ऐसा मानते हैं कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, लेकिन वह इंट्रोगेटिव नहीं होता है, वह इफ क्लोज का ही एक इंडिकेशन देता है। तो रिजेक्टेड कंडीशन को बताने के लिए समटाइम्स हेड विल बी गिवन बिफोर सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ इफ, तो लेकिन देयर विल बी नो डिफरेंस इन द वर्ब ऑफ रिजल्टिंग क्लोज, ये आपको समझना होगा। तो ये आपकी कंडीशन है। इसके बाद में इमेजरी कंडीशन है लास्ट, जिसमें वर्ब के रूप में हमेशा ही वर्ब का यूज होता है। इस टाइप का सेंटेंस एग्जाम में आता ही है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा वर्ब ही आएगा। काश में ऐसा होता, जैसे इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, जिसका करेक्ट फॉर्म यहां पास्ट है तो यहां पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इफ आई वर ए बर्ड, काश में पक्षी होता
तो आसमान में उड़ता, ये कल्पना है, दिस इज इमेजिनेशन। तो ऑलवेज वर्ब विल बी अप्लाइड एज ए वर्ब इन द सेंटेंस। आ गया समझ में? यहां पर भी इफ को हटाकर वर पहले लिखा जा सकता है। इफ आई वर एबल्ड की जगह वर एबल्ड भी एग्जाम में दिया जा सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इमेजिनेशन के साथ हमेशा वर का ही यूज होता है। इफ आई वर ए डॉक्टर, इफ यू वर ए डॉक्टर, इफ शीला वर ए डॉक्टर, तो शी वुड ट्रीट द पुअर पीपल ऑफ दिस कंट्री, वो गरीबों का इलाज करती। डॉक्टर होती तो काश में मोर होता तो बगीचे में नाचता, काश में मोर होता। इफ आई वर ए बिकॉक, तो आई वुड डांस इन द गार्डन स्प्रेडिंग हैविंग स्प्रेडेड माई लॉन्ग आई स्पॉटेड फीदर, टक 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 ऐसे नाचता। ये कल्पना है ना, ये कल्पना के सेंस में आपको इसे जाना पड़ेगा। तो ये आपकी इमेजिंग कंडीशन है। नाउ वी डिस्कस अबाउट सम सेंटेंस। अब कुछ सेंटेंस डिस्कस करेंगे एग्जाम में कैसे आते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, इट केम टू माई नोटिस लेटली। अब ये लेटली यहां आ गया ना, तो ये एटली, ये जो लेटली है ना, ये लेटली प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब है बेटा। किसका है? याद करने पड़ेंगे। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब है तो यहां तो केम आ गया, तो पास्ट इंडेफिनिट क्यों आ गया? इसका मतलब ये एरर है, तो यहां पर इट हैज कम होना चाहिए। तो इट हैज कम इन प्लेस ऑफ केम, ये आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये आपको सेंटेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना से इसका। नेक्स्ट सेंटेंस है माई ब्रदर हैज रिटर्न। देखो वही जो मैंने बोला था। तो यहां पर क्या, हैज रिटर्न फ्रॉम ट्रेनिंग 2 months बैक, 2 पहले आया, तो यहां पर हैज को हटाना पड़ेगा। सिर्फ सेकेंड फॉर्म ही तो रहेगी, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो सेंटेंस को रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज माई ब्रदर हैज लेफ्ट। अब जैसे ये यहां पर ये हैज, ये यहां पर हैज है, लेफ्ट फॉर अमेरिका इन 1980। अब 1980 किसको डिनोट कर रहा है? पास्ट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है। तो यहां पर हैज हटेगा सेंटेंस में, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रहेगी। आपको ध्यान रखना है। कभी कभी सेंटेंस आपका ऑब्लिक मार्क के भी एग्जाम में आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे एग्जांपल, जैसे सेंटेंस में बताता हूं। जैसे माई ब्रदर इज वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2021, ठीक है। अब ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में क्या करते हैं वो लोग इसको 4 पार्ट में डिवाइड किए, 1 2 3 और नो एरर, ये हो गया 4 पार्ट। अब आपसे कहा जाएगा कि सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच देयर इज एरर। सेंटेंस में जिस ऑप्शन में गलती हो रही है आपको उसको सिलेक्ट करना है। अब आपको 4 पार्ट में, एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4। अब देखो इसमें गलती कहां है? देखो सेंटेंस पूरा एक ही, ये ऑब्लिक करके 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब ये कोई अलग अलग 4 सेंटेंस नहीं है, ये एक ही सेंटेंस है जिसको 2 यानी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आपको एक ही सेंटेंस पढ़ो, माई ब्रदर इज वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस। अब सिंस आ गया, देखो यहां पर ये वर्किंग टाइम दिया गया है। अब वर्किंग टाइम अगर दिया हुआ है तो बेटा यहां पर ये पे इज वर्किंग क्यों दिया हुआ है? यानी इज वर्किंग या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्किंग टाइम हैज नॉट बीन गिवन इन द सेंटेंस, तो इसका मतलब यहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब गलती किस ऑप्शन में है? इसमें। आपको यहीं पर ये आपका राइट आंसर होगा। यहां पर इज की जगह हैज बीन होना चाहिए, ध्यान रखो। इस प्रकार से सेंटेंस आते हैं एग्जाम में, जो आपको समझना है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई नो हिम फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। मैं उसको पिछले 20 वर्षों से जानता हूं। मैंने उसको जाना है तो आई नो, जानता हूं मैं। आई हैव नोन इन प्लेस ऑफ नो। यहां क्या हो रहा है कि जो नो है, नो की जगह क्या आएगा? नोन आएगा। मैं जानता हूं, जाना है मैंने अब तक, तो मैं उसको अभी भी जानता हूं, ठीक है। इसके बाद में आई नेवर मीट हिम दिस मॉर्निंग। मैं दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं उसे नहीं मिला, तो आई नेवर मीट, मैं कभी उसको नहीं मिला। तो देखो यहां पर क्या रहा है? नेवर मीट। यहां पर क्या रहा है? मीट। मीट क्या है? ये मीट जो है
आपका जो मेट है ये सेकंड फॉर्म है किसकी, मीट की। ध्यान रखना यहां पर नेवर आ रहा है। अब ये नेवर क्या है भाई, ये नेवर क्या है, ये नेवर जो है आपका एक नेगेटिव सेंस को बता रहा है और मेट सेकंड फॉर्म है, यानी कि आई नेवर मेट, मैं उसको कभी नहीं मिला। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, तो दिस में आज सुबह, दिस मॉर्निंग, इस सुबह में उसे कभी नहीं मिला। तो ये जो नेवर मेट है ना, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा नेगेटिव में, तो डिड नॉट मीट होगा यहां पर, इसको डिड नॉट मीट करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि नेवर मेट भी तो राइट है, लेकिन वह नहीं होगा। अगर नेवर आ रहा है तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए, लेकिन यहां बात पास्ट की हो रही है, इसलिए नेवर मेट की जगह डिड नॉट मीट का यूज होगा, कभी नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है शी डिड नॉट राइट द लेटर टिल नाउ। अब टिल नाउ प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट करता है, तो हैज नॉट रिटन इन प्लेस ऑफ डिड नॉट, तो यहां डिड नॉट को हटाओ और हैज नॉट रिटन आपको राइट करना पड़ेगा। अब इसी सेंटेंस में एक प्रकार से एरर और देते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर सेंटेंस आ गया आपके पास, जैसे यही सेंटेंस है शी डिड नॉट राइट्स द लेटर। देखिए अब मैंने कहा था डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें कभी एस नहीं लगता, डू के बाद भी नहीं लगता, तो डज के बाद नहीं लगता। तो सेंटेंस कुछ टाइप से भी एग्जाम में आ जाते हो, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां से ये यस हटेगा, डिड नॉट राइट होगा, डिड नॉट राइट्स गलत होगा। तो डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ कभी भी एस या एस का यूज नहीं होता है, और ना उसके पहले कभी टू लगता है और ना पीछे आईएनजी लगता है। ठीक है, ही वॉज हैविंग ए नंबर ऑफ बुक्स, अब यहां पर क्या जाएगा, हैड इन प्लेस ऑफ वाज हैविंग, तो वाज हैविंग की जगह क्या आ जाएगा, हैड आएगा। ही हैड ए नंबर ऑफ बुक्स, उसके पास कई सारी किताबें हैं। इस प्रकार के सेंटेंस हैं। द न्यूज ऑफ दिस डेथ, द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फार। अब देखो यहां पर सो फार है, ठीक है। अब यहां क्या करना पड़ेगा, द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फार। अब यहां क्या करना, इंसर्ट नॉट आफ्टर हैज। यहां क्या है कि दिस द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फार, सो फार नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो यहां पर इसके बीच में यहां आपको ये नोट का यूज करना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। कितनी छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सो फार नेगेटिव सेंस में ज्यादा यूज होता है। तो द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ही इज ऑलवेज हियरिंग। अब देखो मैंने क्या कहा था आपको मैंने ये भी कहा था कि ये जो हियर है, ये जो हियर वर्ब है, हियर वर्ब ये एक स्टेटिव वर्ब है। क्या कौन सी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है ये, और स्टेटिव वर्ब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं। यहां है कि ही इज ऑलवेज हियरिंग क्लासिकल म्यूजिक, तो यहां पर नहीं, ही ऑलवेज हियर्स, यहां ये बटेगा, सीधा हियर्स आएगा इन प्लेस ऑफ इज हियरिंग, क्योंकि हियर वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है। समझ में आया चीज? तो इस प्रकार के सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द डॉग वॉज बार्किंग द ऑल नाइट, ठीक है, पूरी रात भर क्या कर रहा था, हैड बीन वर्किंग। यहां ऑल नाइट अगेन वर्किंग टाइम दिया जा रहा है, पूरी रात भर भौंक रहा था वो, तो वाज, तो यहां पर गलत हो गया ना, तो वाज बार्किंग नहीं होगा, इसमें क्या होगा, हैड बीन बार्किंग आ गया ना। ये यही एरर है, यानी कि ऑल द टाइम, ये वर्किंग टाइम है ना उसका, पूरी रात भर से भौंक रहा है, तो ये जो वर्किंग टाइम दिया गया है, इस वर्किंग टाइम को आपको देखना पड़ेगा। और यहां पास्ट कंटिन्यूअस आ गया है, तो पास्ट कंटिन्यूअस को ले जाओ आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड बीन वर्किंग में ही यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर द लास्ट 6 months ही इज वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम। यहां भी होगी, वही समस्या पर काम कर रहा है, फॉर द लास्ट 6, पिछले 6 महीने से अभी भी काम कर रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया। ये देखिए इन प्लेस ऑफ वर्किंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह मैंने बोला था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों 6 सेंटेंस को एक दूसरे में कंप्राइज करके मोस्टली सेंटेंस एग्जाम में आते हैं, जहां से एरर को फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब मुश्किल नहीं होगा। डिफरेंस याद रखना है कि कंटिन्यूअस में वर्किंग टाइम नहीं होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्किंग टाइम
दिया हुआ होता है। ठीक है, लास्ट वीक है आई हैड मैथ। अब देखो यहां पर लास्ट वीक आ गया। लास्ट वीक किसको बता रहा है? लास्ट वीक आपका पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है, तो यहां पर ये हेड मेट पास्ट परफेक्ट आ गया, जबकि हेड ही रहेगा। इसमें से हेड हटाओगे तो सिर्फ सेकंड फॉर्म ही बचेगा हेड, तो ये पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा। आई फाउंड दैट, इसमें वही होगा। सारे सेंटेंस में जैसे बाय द टाइम से रिटर्न, अब देखो बाय द टाइम से रिटर्न ही टाइप्ड ऑल लेटर्स, इंसर्ट हेड आफ्टर ही के बाद यहां हेड लगाना पड़ेगा, यानी कि सेंटेंस यहां आएगा हेड, यानी पास्ट परफेक्ट आएगा। ठीक है ना, तो ये आपको समझ गया कि सेंटेंस से एरर को फाइंड आउट करना है। आपके बिट से जैसे एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सी सेइंग मी अप आफ्टर डिसाइडेड टू, यहां देखो ये आफ्टर है, आफ्टर से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो आफ्टर सी डिसाइडेड टू गो सी हेड। अब देखो यहां क्या हो रहा है कि सेंटेंस आफ्टर जुड़े, आफ्टर के पहले पास्ट सिंपल आ रहा है, तो आफ्टर के बाद क्या आएगा बेटा? पास्ट परफेक्ट। मैंने दो स्ट्रक्चर बताए थे, आफ्टर से जुड़े हैं तो पहले पास्ट सिंपल आएगा बाद में, तो यहां पर आपको डिसाइडेड के पहले हेड यूज करना पड़ेगा, तो आपको जो करेक्ट फॉर्म है हैड डिसाइडेड इन प्लेस ऑफ डिसाइड, तो जो डिसाइडेड है इसकी जगह आपको पास्ट परफेक्ट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका, तो ये डिसाइडेड तो हैड, तो आपका जो आंसर है वो हैड डिसाइडेड होगा। तो आफ्टर और बिफोर से जब जो सेंटेंस जुड़ते हैं इस प्रकार से आपको यूज करना होगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज सी वर्किंग इन द ऑफिस? ठीक है, ये सेंटेंस है, इसमें भी आपको वही सेंटेंस लेना पड़ेगा। द हाउस इज बिलोंगिंग टू मी फॉर द लास्ट 20 years, या हैज बिलोंग्ड, इन प्लेस ऑफ इज बिलोंगिंग। बिलोंगिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना पड़ेगा कि पिछले 20 वर्षों से ये घर मेरा है ना, इसका संबंध मुझसे रहा है और अभी भी है। आ गया समझ में? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज ऐसे एक्शन के लिए भी होता है जो वर्तमान में भी है, कि घर उसके पास है, इस घर से मेरा संबंध पिछले सालों से है, 20 से, तो उसका अभी भी है, आज भी है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ। ठीक है, ही डिड नॉट स्मोक इन हिज लाइफ टिल नाउ, ये टिल नाउ आ गया, तो टिल नाउ तो प्रेजेंट परफेक्ट बताता है, तो डिड नॉट स्मोक हट करके हैज नॉट स्मोक्ड आ जाएगा। तो सिंपल अगर आपको एडवर्ब याद है तो आपके सारे सेंटेंस आपको याद जाएंगे। माई हाउस इज फेसिंग द ईस्ट, अब ये सेंटेंस देखो, मेरे घर का फेस पूर्व की ओर है, ये तो फिक्स है ना, परमानेंट है, इसमें जो टेंस प्रेजेंट ही जाएगा, तो यहां पर इज फेसिंग की जगह फेसेस का ही यूज होगा। आ गया समझ में? तो ये है आपके करेक्ट फॉर्म, किस प्रकार से हम इसको सेंटेंस में यूज। मानव हैज ब्रोकन ए कप दिस मॉर्निंग, ब्रोक तोड़ दिया उसने, पास्ट सिंपल का यूज होगा। तो प्रत्येक टेंस में आपको एरर फाइंड आउट की जा सकती है। वी ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन व्हेन आवर होस्ट केम, तो यहां भी क्या होगा? यहां भी हैड ऑलरेडी लेफ्ट इन प्लेस ऑफ ऑलरेडी लेफ्ट, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। माई मदर इज रेयरली स्लीपिंग एट नून, स्लिप्स होगा क्योंकि कभी कभी सोती है, इस स्लीपिंग की जगह रेयरली आ गया, कभी कभी मेरी मां दोपहर में सोती, उसकी आदत है, ये हैबिचुअल फैक्ट है। और जब हैबिचुअल फैक्ट आता है सेंटेंस में तो सेंटेंस विल बी रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो करेक्ट फॉर्म को कैसे फिलअप कर? दे विल राइट, दे स्टिल राइट लेटर, स्टिल आ गया ना, स्टिल प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताता है, तो आर स्टिल राइटिंग इन प्लेस ऑफ स्टिल, तो यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होगा। कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यहां पर यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होगा। समझ में आएगा पॉइंट? तो ये आपके टेंस इस प्रकार से बदलते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आई वॉक, ये सब अब जो ऑन है, ठीक है, तो आई हैव ऑन होगा, वही संबंध वाली चीज है। तो ये सब सेंटेंस आपको यूज करने, दे फाउंड दैट द टैप रेन, तो यहां पे इन प्लेस ऑफ रेन वाज रनिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस देखिए आप, फिल इन द ब्लैंक विद यूजिंग द करेक्ट फॉर्म द वर्ड ब्रैकेट्स, यहां भी यूज करना है आपको। तो यहां पर देखो, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ऑफिशियली इन्फॉर्म यू दैट इंप्रूव, तो यहां पर क्या होगा? हैज। अब देखो ध्यान रखना, यहां पर ऑलरेडी हैज दिया गया है और ये अप्रूव्ड, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? तो हैज के बाद हमेशा ध्यान रखना थर्ड फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है? थर्ड फॉर्म का, अप्रूव्ड थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस टाइप के सेंटेंस भी आ जाते हैं जहां आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कभी कभी सेंटेंस
फॉर्मेट वाले भी आ जाते हैं। फॉर्मेट वाली कंडीशन भी आपको याद रखनी है। सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना है और आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ एरर मेक और मैक्स हो जाएगा। टेंस की गलती है, अकॉर्डिंग टू टेंस आपको चलना है। सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब का यूज करना है। जो वर्ब है आपकी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में भी ऐसा ही रूल है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका ये फिर एरर फॉर्मेट वाला सेंटेंस है, ये भी आता है इसके साथ। इसके बाद में ये सेंटेंस आ गया, देखिए इसके अंदर क्या वर्ब होगा, यानी कि समर इज एन आइडिया टाइप टू टेक ए हाइक स्पेशली इफ यू, ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया है। और यहां पर आप देखिए एक्सप्लोर टू वन ऑफ द कंट्री सिम्स, तो यहां पर आंसर क्या होगा, सी हैव। यू के साथ यहां पर हैव का यूज होगा। अंडरस्टैंड, ये आपको फंडा है, एरर को फाइंड आउट करना है। इस टाइप से आपको सेंटेंस चलाने पड़ेंगे। ये भी सेंटेंस एवरी एफर्ट, अब यहां एवरी एफर्ट है तो एवरी एफर्ट हैज बीन, ठीक है, हैज बीन मेड, ये पैसिव का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो यहां पर एवरी एफर्ट हैज बीन, यानी एवरी के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सब्जेक्ट वर्ब कंट्रोल्ड का टेंस के फॉल्ट पर एक ब्लेंडेड सेंटेंस आता है, इसमें एक्टिव वॉइस की जगह आपको पैसिव वॉइस फिलअप करना होगा, ठीक है। ये सारे के सारे यहां पर भी एप्रोप्रिएटली नहीं, आई वांट टू, यहां पर इंफिनिटिव फॉर्म का यूज होगा। ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो टेंस के फोल्ड पर कभी कभी पूछ ली जाती है, तो बिट सेट इस टाइप के सेंटेंस आता है। इसके बाद में यहां पर इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव का फॉर्मेशन क्या होता है, इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव फॉर्म कहते हैं, जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो यहां पर क्या ऑप्शन है, टू ग्रो, यहां आपका राइट होगा। ये भी फिर फॉर्मेट वाला सेंटेंस आ गया, मेंटेन की जगह मेंटेन होगा। अब यहां देखो ऑलवेज आया हुआ है, यहां पर ये ऑलवेज है, और ऑलवेज के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आता है। क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो यहां पर रीना सिंगुलर है तो स्पीक्स राइट होगा, सेलेक्ट करना है। इस टाइप के सेंटेंस आए हैं। पिछली बार यहाँ 8 ईट्स वाला सेंटेंस आया था, ये स्पीक्स वाला है। ज्यादा डिफरेंस नहीं थे, बिटसेट में ऐसे सेंटेंस आते हैं। 2025 के जो बिटसेट हुआ था उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस आए हैं, आपको याद होगा, देखेंगे पेपर तो आपको मालूम पड़ेगा। इसी टाइप का, क्योंकि ऑलवेज है और ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करता है, ठीक है। इसके बाद में ये सिंपल सा सब्जेक्ट वर्ब कंट्रोल्ड है, ठीक है, ये आ गया। तो फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक। अब यहां देखो ये सेंटेंस है, यहां अन्यास है। अब देखो ऑल द चॉकलेट्स कैप्ट, यहां पर कैप्ट रखे हुए जो ट्रे में रखे थे सारे चॉकलेट वो खा गया, तो ये पास्ट में है सेकंड फॉर्म में, ये कैप्ट आपकी सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर भी सेकंड फॉर्म आएगा। यहां सेकंड फॉर्म क्या है, एट है, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस आपको एग्जाम में आएंगे, बिटसेट के एग्जाम में। तो जब आपका टेंस पूरा कंप्लीट होगा, टेंस को एक चार्ट बनाकर आप याद कर लेंगे, टेंस के एडवर्ब अगर आपको याद होंगे, आपको हर टेंस की कंडीशन दिमाग में है, तो यू कैन फाइंड आउट द एरर, यू कैन सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चंस दैट विल बी गिवन इन बिटसेट एग्जाम। आई होप दैट you will have completely understood all the rules and regulations of the all tenses. Tense is the main root, very important topic of English grammar. Without having tense, you can't do anything in your exam. टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ेंगे। इस क्लास को पढ़ने के बाद टेंस की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। और इसी के साथ यहाँ हमारी ये क्लास समाप्त होती है। डू योर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। All the best. Bye bye.